सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब। आवाज आ रही है, सब कुछ क्लियर है? तो हम आज के सेशन को स्टार्ट कर लें। मुझे बता दीजिएगा सभी साथी। चलिए, ऑल क्लियर, ओके, थैंक यू। चलिए साथी, देखिए पहला प्रश्न कह रहा है स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है कार्बन, क्रोमियम, टिन, एल्युमिनियम। अब ये पूछ रहा है कि स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। पॉइंट तो ये हो सकता है कि इसमें से सारी चीजें इसमें तो पॉसिबली ये कह सकते हैं कि सब कुछ शामिल हो सकता है, लेकिन आपको यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आप बताएंगे कि क्रोमियम सबसे महत्वपूर्ण धातुओं में से एक है। अगर देखा जाए स्टेनलेस स्टील जो बनाई जाती है, आप सभी ये बहुत बार देखते होंगे, जैसे अगर आप किसी हार्डवेयर के दुकान पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि स्टेनलेस स्टील या फिर इस तरीके के शब्द जरूर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी धातुएं मिली होती हैं। अगर हम सिर्फ स्टेनलेस स्टील की बात करें तो देखिए साथी, इसमें लोहा जो होता है लगभग 90%, लोहा लगभग 90% होता है, 89.4%। स्टेनलेस स्टील में भी लोहा कितना परसेंट होता है, लगभग 90% के आसपास। 10% आपका क्रोमियम होता है, 10% आपका क्रोमियम होता है, लगभग 10% आपका क्रोमियम। 10% के बाद आपका इसमें कुछ परसेंट मतलब कुछ परसेंट 0.35% मैग्नीज होता है, और मैग्नीज के साथ साथ कुछ कार्बन भी मिलाया जाता है, पॉइंट समथिंग करके, इतना परसेंट उसका भी पार्ट देखा। तो अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा पार्ट किसका देखने को मिलता है, तो आप बताएंगे क्रोमियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ठीक है, यूपीपीसीएस का आपने शायद देखा नहीं बच्चा, हमने वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के माध्यम से, आपने लगातार जो ऑल्टरनेट संडे क्लासेस चल रही थी, आपने वो नहीं देखा क्या बच्चा? आप एक बार उसको देख लीजिए, हमने उसको क्वेश्चंस के माध्यम से वहाँ पर करवा लिया बच्चे। ठीक है बच्चा, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रोमियम। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्रोमियम। चलिए बच्चा, ध्यान दीजिएगा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनमो, थर्मोपाइल। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? बताइए जरा, सभी साथी बताइएगा, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आप बताएंगे सौर सेल। सौर सेलें क्या होती हैं? सौर सेलें क्या होती हैं? विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सौर सेलें, मतलब आप बताओगे सोलर सेल्स। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, सभी साथी बता दे यहां पर। चलिए, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है, सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, बच्चा, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है किसके माध्यम से? पेड़ की पत्तियों का गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, उसकी ऊंचाई का माप करके। द एज ऑफ ट्री कैन बी फाउंड बाई counting the number of leaves on the tree, counting the number of rings on its trunk, counting the number of branches on the tree, measuring its height। किसके माध्यम से सबसे बढ़िया तरीके से इस बात का पता लगाया जा सकता है? आप बताओगे सर, उसके धड़ पर वलयों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रिंग्स, जितने जैसे अगर आप देखोगे जो पेड़ होता है ना, पेड़ जो होता है उस बरसात में उसकी वृद्धि ज्यादा तेज हो जाती है, बरसात में उसकी वृद्धि ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे वृक्ष बड़ा होता है तो उसमें छोटे छोटे वलय, छोटे छोटे रिंग्स बनते हैं। जब
ठंड का समय होता है या फिर गर्मी का समय होता है, तो उसमें जो पेड़ का जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बाद में बड़ा पेड़ बनते हैं, उनकी जो वृद्धि होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है ठंडी में और गर्मी में। बरसात के समय में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। जब वो जिस जगह पर रुके रहते हैं, जिस जगह पर कुछ दिनों तक रुके रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वलय बनने लगता है, एक रिंग बनने लगता है, एक स्थिति बनने लगती है। ठीक है, तो वहां पर एक रिंग बनने लगता है। तो ये जो रिंग है, जैसे ही मतलब बरसात आती है तो फिर और आगे की तरफ बढ़ता है, मतलब इसकी वृद्धि होती है, तो फिर अगले मौसम में यहीं पर एक छोटा सा रिंग बनेगा। फिर ऐसे ही मतलब जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये रिंग्स बनते चले जाते हैं। तो इसी के माध्यम से क्या देखने को मिलता है, उसके धड़ पर वलयों की संख्या के माध्यम से पेड़ का उम्र का पता लगाया जाता है। ये ओल्ड प्रश्न है, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से दीजिए। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो क्या प्रश्न कहने की कोशिश कर रहा है। पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है। क्या आप चंद्रमा के दूसरे पक्ष को भी देख पाते हैं? मुझे आप बताइए, क्या आप चंद्रमा के दूसरे पक्ष को भी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि यह बात सही है, क्योंकि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। यस, एग्जैक्टली, बात दोनों सही है, इसका रीजन भी सही है, कारण भी सही है। तो आप इसका आंसर बता दोगे कि हाँ, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है बच्चा, दोनों बात सही है। चलिए आगे देख लीजिए इंग्लिश में। ओनली द थर्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द मून कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ, ओनली द फेस इज विजिबल। करेक्ट है। द टाइम टेकन बाय द मून टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इक्वल टू द टाइम टेकन बाय इट टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। करेक्ट है। चलिए, किसी पिंड का भार, ध्यान दीजिएगा, किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। देखो ये प्रश्न ना आप सभी जानते होंगे, W बराबर mg, W बराबर mg, ये जो फॉर्मूला है आप लोग पढ़े होंगे जब साइंस में पढ़े रहे होंगे। नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिएगा। किसी पिंड का भार किस पर सबसे अधिक होगा, तो आप बताएंगे ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा। अगर मैं पूछूं कि सबसे कम कहां पर होगा, तो आप बताएंगे किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। किसी पिंड का भार आपका भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ध्यान दीजिएगा, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर सबसे कम, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। W बराबर mg, W क्या है आपका वेट है, M क्या है वहां पर आपका, बिल्कुल M क्या है वहां पर आपका मास है, द्रव्यमान है, और जो आपका G था वो त्वरण है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, बताइएगा। कह रहा है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? बताइए, आप दोपहर को सबसे छोटी छाया किस दिन होगा? बताइए, किस दिन दोपहर को सबसे छोटी छाया होगी? बताइए। आप सभी जानते हैं कि 22 जून ऐसा डेट है जिस पर सबसे, आपको पता है कि 21 जून को जो सूर्य की किरण है वो सीधे पृथ्वी पर अपनी किरणें आपतित करता है। ठीक है, जिसका कोण एकदम 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चा, 90 डिग्री के होने के कारण आप बताओगे
अच्छा, यहां पर एक बात पूछा जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के कारण ये चीज देखने को मिलती है। 22 जून यहां पर, बाय द वे अगर यहां पर 21 जून होता तो आप 21 जून यहां पर आंसर टिक करते। 21 जून सबसे परफेक्ट आंसर है। अगर 21 जून नहीं है तो जून का जो भी महीने का डेट रहेगा वो यहां पर आंसर सबसे सटीक होगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा बच्चा कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है नई दिल्ली में, बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में। हैदराबाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र स्थित है। सभी साथी ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो प्रेस है वो आपका प्रिंटिंग केंद्र है वो आपका हैदराबाद में है। इसके माध्यम से किन बातों का पता लगाया जाता है, मुझे आप सभी बताइए। इसके माध्यम से किन बातों का पता लगाया जाता है? डीएनए, एक सेकेंड साथियों, सॉरी फ्रेंड्स, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन परत, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल पर ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। सभी साथी मुझे बता दें, सभी साथी मुझे बता दें, यहां पर सभी साथी इस प्रश्न का जवाब दे दें। वायुमंडल में ओजोन परत क्या करती है? वर्षा करती है, गलत बात है। प्रदूषण उत्पन्न करती है, गलत बात है। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। सबसे बेहतर आंसर आपको क्या दिख रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है हमारे उसमें, ठीक है, हमारे वायुमंडल में किसका? पराबैंगनी किरणों से। अब देखिए 2006 के सेगमेंट में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलते थे, बहुत फैक्चुअल। आज के डेट में ऐसा प्रश्न हमें कम देखने को मिलता है, आज के डेट में हमें ऐसा प्रश्न बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है रॉकेटों में, परमाणु भट्टियों में, तुषार मुक्त प्रसीतंत्रों में, अति चालकता विषयक अनुसंधानों में। सभी साथी बता दें, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं कि जो निम्न तापी इंजन होते हैं वो रॉकेटों में प्रयोग किए जाते हैं, रॉकेट्स में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछा गया 2006 में, ठीक है। चलिए बताइए, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज के उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज के उपचयन या अपचयन करने के लिए। बताइए जरा, ट्रांसफर का प्रयुक्त क्यों किया जाता है? तो आप बताएंगे इनको रेड्यूस करने के लिए या फिर इनके वोल्टेज को क्या बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? ट्रांसफर का प्रयोग इनको बढ़ाने या घटाने के उद्देश्य से किया जाता है। डी इज राइट हियर, डी क्या हो जाएगा यहां पर? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए
अगला प्रश्न है, शाहताश साल बनाई जाती है, शाहतूश साल बनाई जाती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, सभी साथी बताएं। हंगुल के बालों से, चिंकारा के बालों से, चिरू के बालों से, मेरून के बाले से, तो आप बताएंगे चिरू के बालों से शाहतूश शाल बनाई जाती है। चिरू के बालों से शाहतूश शाल बनाई जाती है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है, करेक्ट है। मस्टर्ड गैस, रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला गैस, करेक्ट है। टेफ्लॉन या टेप्लान, फ्लूओरिन युक्त बहुलक, सही है। फुलरीन, फ्लूओरीन युक्त नहीं, ये गलत है। यहां पर ये इसका सही जवाब नहीं है, ये इससे सुमेलित नहीं है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय विखंडन के द्वारा, आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। कई बार पिछले 2003 वाले पेपर में भी प्रश्न था ये, ठीक है। 2003 के पेपर में जब हम 3 वाला पेपर करवाए थे तो उसमें ये वाला प्रश्न था, याद है? 2003 के पेपर में भी ये वाला प्रश्न था। तो आप बताएंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। आप देख लीजिए फ्यूजन जहां पर होता है, नाभिकीय संलयन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहां से बनता है, नाभिकीय संलयन की इसकी जो प्रक्रिया है, यहीं से एक सब प्रश्न बनता है, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? किसका समस्थानिक है? बताइए जरा, कमेंट करके बताइए, ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? बताइए जरा, नाभिकीय संलयन का किसका? चलिए बताइए, ध्यान दीजिएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु प्रदूषक है। मैं आपको ना ये पूरा सेगमेंट कोशिश करूंगा कि सिर्फ ऐसे प्रश्न जहां पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां पर एक्सप्लेन करके, और आपको पूरा इस तरीके से पैक कर दूंगा कि आपको स्पेस ना मिले, कुछ भी और बातें नहीं, सिर्फ क्वेश्चंस के माध्यम से आप प्रवेश क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, ठीक है। आपका जल्दी थोड़ा टाइम भी बचेगा, कोशिश करेंगे कि 2 घंटे के अंदर इसको कर ले। 100 प्रश्न है, बाकी करंट के क्वेश्चंस हैं तो हम उनको अवॉइड करेंगे, करंट के क्वेश्चंस नहीं रखे हुए हैं। 100 प्रश्न जो जेन्युइन अभी भी बन सकते हैं उनको हम निकाल करके टाइप करके आपके सामने रखे हुए हैं, वही करेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषालु प्रदूषक है, अविषालु प्रदूषक है। द मोस्ट नॉन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज कॉपर, लेड, कैडमियम, मर्क्यूरी। बताइए, देखो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की सहायता से जो गाड़ियां चलती हैं उनमें सबसे ज्यादा अविषालु ये क्या कह रहा है? नॉन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। एक सेकेंड, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे ये प्रश्न क्या कह रहा है यार? द मोस्ट नॉन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट। अच्छा ध्यान देना, प्रदूषक नहीं है यह, एटमॉस्फेयर को प्रदूषण नहीं पहुंचाना, ठीक है बच्चा, यह एटमॉस्फेयर को नहीं प्रदूषण पहुंचाता, लेकिन लोगों को, एटमॉस्फेयर मतलब जैसे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होगा? इसमें लेड होगा, लेड से बहुत सारे रोग फैलते हैं, ठीक है बच्चा। हम थोड़ा सा ना ये नॉन टॉक्सिक पढ़ के ये लगा कि कौन सी जहरीली गैस होती तो आदमी तुरंत मर जाता है, ये जहरीली गैस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इससे बहुत नुकसान होता है शरीर को, ठीक है, इसके बावजूद भी इसके माध्यम से बहुत नुकसान देखने को मिलता है। प्रश्न है बच्चा, कह रहा है
सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सभी साथी यहां पर देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। चलिए सभी साथी देखिए यहां पर क्या कह रहा है। उच्च वेग जो हाई वेलोसिटी किससे होती है, मैक से मेजर की जाती है, मैक से मेजर की जाती है। तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, सही है। दबाव पास्कल, दाब पास्कल से। ऊर्जा जूल, सही है यार, सारे ही सही है, ये तो सारे ही सही है। 1 2 3 4 है, 1 2 4 3 1 2 3, ये सी सही है, सी इसका सही हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, सभी का आप जानते हैं, ठीक है। चलिए बच्चा, प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन, सोडियम वाष्प तथा नियोजन, पारा वाष्प तथा आर्गन, मर्क्यूरिक ऑक्साइड तथा नियोजन। बताइए प्रतिदीप्ति नली, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आर, कौन सा सबसे ज्यादा यूज होने वाला इसमें प्रयोग होने वाला वस्तु है प्रतिदीप्ति नली, यानी किसमें, फ्लोरोसेंट, ये जो ट्यूबलाइट्स होते हैं जो ये वाइट बल्ब होते हैं, इनके बारे में ये पूछा जा रहा है। बताइए जरा प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है सोडियम ऑक्साइड तथा आर्गन। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई दुबई के, आप सभी साथी देखिएगा, यह प्रश्न बहुत शानदार है। देखिए सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु पारा वाष्प तथा आर्गन। क्या बच्चा, पारा वाष्प तथा आर्गन, पारा वाष्प तथा आर्गन प्रतिदीप्ति नली में यूज होने वाला, सर्वाधिक प्रयोग होने वाला। चलिए अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है, ओजोन की, नाइट्रस ऑक्साइड की, सल्फर डाइऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की। द threat of global warming is increasing due to the increasing concentration of ozone, nitrous oxide, sulfur dioxide, carbon dioxide। सभी साथी बता दें यहां पर भूमंडलीय ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, आप सभी बताएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आप ये चीज देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये चीज देखने को मिलता है। चलिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। देखो आपको पता होना चाहिए, चंद्रमा पर जो पृथ्वी की तुलना में भार देखने को मिलता है 1/6 का अंतर देखने को मिलता है। किसका, 1/6 का अंतर देखने को मिलता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह पूर्ण रूप से भार रहित होता है। तो आप बताएंगे उसका भार घट जाता है क्योंकि चंद्रमा पर जो भार की स्थिति है 1/6 की स्थिति हो जाती है। आपको पता होना चाहिए चंद्रमा पर जो गुरुत्वीकरण है 1/6 होता है पृथ्वी की तुलना में। अरे वेट कम होगा ना, चंद्रमा पर चीजें हल्की हो जाती हैं बेटा, कहां से बता रहे हो, वेट इंक्रीज कैसे करेगा बच्चा, ध्यान देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका भार घट जाता है, उसका भार घट जाता है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने से एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, गर्म करने से विस्तारण होता है। मुझे बताइएगा क्या होता है, किसी चीज को अगर गर्म करते हैं तो क्या घटता है क्या बढ़ता है, ठीक है बच्चा, क्या बढ़ता है क्या घटता है, तो आप बताएंगे कि उसका घनत्व घट जाता है। जब किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, घटता है, आपको ये पता होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसको आप सभी जानते होंगे, डेंसिटी
इज इक्वल टू एम अपान भी, ये पढ़े होंगे साइंस में, आप सभी पढ़े होंगे। आई कैन एक्सप्लेन हाउ इट इज केम, हम बता सकते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं। फिलहाल हम चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, आपको एक बार इसका रिव्यू जरूर देखना चाहिए। चलिए, आपको याद रखने के लिए ये प्रैक्टिस करवाया जा रहा है कि आपका प्रैक्टिस बना रहे लगातार। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, ट्रांसफर कहते हैं, ट्रांसमीटर कहते हैं। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड इन्वर्टर, ट्रांसफर, रेक्टिफायर, ट्रांसमीटर। तो आप सभी बता देंगे कि सर इसका क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा को, द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, रेक्टिफायर होगा, रेक्टिफायर के माध्यम से। देखो, इन्वर्टर के माध्यम से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आपको पता ही है कि इन्वर्टर में कुछ लिक्विड होता है जिसके माध्यम से वह चार्ज होता है और उस रसायन के माध्यम से क्या करता है, घरों में बिजली देता है। इन्वर्टर का प्रयोग क्यों होता है, आप सभी जानते हैं कि लाइट कट जाने की स्थिति में इन्वर्टर का यूज किया जाता है ज्यादातर, आप यही जानते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रेक्टिफायर, तो आप बताएंगे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको डायरेक्ट करंट में बदलने का काम रेक्टिफायर करता है। जबकि ट्रांसफर की बात कर ले, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा को अभी हमने देखा कि प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज्यादा ट्रांसफार्मर के माध्यम से किया जाता है। जबकि यहीं पर हम ट्रांसमीटर की बात कर लें तो ये संप्रेषण का काम करता है। किसका? ट्रांसमीटर क्या करता है? ट्रांसमीटर, बताओ ट्रांसमीटर किस काम में आता है? तो आप बताएंगे संप्रेषण के कार्य में इसका प्रयोग होता है, संप्रेषण के कार्य में इसकी स्थिति देखने को मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से, उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। एक बार प्रश्न को फिर से पढ़िए और जवाब दीजिए। देखिए, अच्छा प्रश्न है। द ग्राउंड सैटेलाइट मूव्स कंटिन्यूअसली इन इट्स ऑर्बिट, दिस हैपेंस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रॉकेट इंजन propelling the satellite, the gravity of the earth exerting on the satellite, the gravity of the sun exerting on the satellite, the gravity of the satellite exerting on the earth। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कक्षा में निरंतर गति करता है, अपकेंद्र बल प्रभाव से होता है। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की बात, अपकेंद्र बल की बात कर रहा है ना, सेंट्रीफ्यूगल, हाँ, अपकेंद्र बल में आपका उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, देख रहे हैं ना बच्चा? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्ताधान की आवश्यकता होती है, रक्त की जरूरत पड़ती है। उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है? यह पूछने की कोशिश कर रहा है कौन से रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है, कौन से रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। बस इतनी सी बात पूछा जा रहा है, बस इतनी सी बात पूछी जा रही है कि कौन से रक्त समूह को रक्तदाता कहा जाता है, कौन से रक्त समूह को रक्त मतलब सर्वग्राही। ऑब्वियसली आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो, जो रक्त है उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक सेकंड साथियों,
ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ओ निगेटिव इज परफेक्ट आंसर, ओ निगेटिव इज परफेक्ट आंसर। देखिए, वो एक मनुष्य दुर्घटना, जब किसी को अटेंडम ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है ना, तो ओ निगेटिव में एक्चुअली कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण क्या होता है, ओ निगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और दूसरी चीज, इसको यूनिवर्सल डोनर कहे जाने के पीछे कारण है कि उसमें ओ निगेटिव में RH प्रोटीन नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता बच्चा? RH प्रोटीन नहीं पाया जाता, RH प्रोटीन नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर क्यों इसको कहा जाता है। RH प्रोटीन नहीं पाए जाने की वजह से अगर इमरजेंसी में ब्लड किसी को चढ़ाना है तो ये ब्लड सुरक्षित हर हॉस्पिटल में रखा जाता है कि अगर कोई ऐसा इमरजेंसी पेशेंट आ जाए तो उसको ये दिया जा सके। ठीक है, उसको ये दिया जा सके। ठीक है बच्चा, तो आप इसका आंसर बता दोगे कि ओ निगेटिव इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है रक्त शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध केंद्र बिंदु हैं, उन्हें कहते हैं। ठीक है, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है। अच्छा, ये पूछने की कोशिश कर रहा है ऐसा कौन सा सेल है जो कभी भी कहीं से किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट की तरफ जा सकती है। तो ये स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्टेम सेल्स होते हैं। इनको स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न ये बनता है कि स्टेम सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स प्रोबेबली देखने को कहां पर मिलता है। ठीक है, हाँ सर AB+ को बोलते हैं ना, वो AB+ क्या होता है ना, वो किसी भी, जैसे अगर इसने क्या पूछा, प्रश्न क्या पूछा था, आप पीछे वाला देखे नहीं बेटा, वो जैसे AB+ जो है वो सभी प्रकार के ब्लड को ले सकता है, किसी भी प्रकार का ब्लड रहे। लेकिन जैसे और कोई ब्लड का ग्रुप है, अगर और कोई ब्लड ग्रुप है तो उसमें सिर्फ O निगेटिव ऐसा है जो सभी खून के साथ मैच कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें RH फैक्टर प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, समझ गए बेटा? चलो देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्टेम कोशिकाएं, इसका स्टेम सेल्स। असल में स्टेम सेल्स क्या होते हैं ना, इनको जिस तरीके से ग्रोन किया जाता है वो उसी तरीके से बढ़ते हैं। इनमें जिस प्रकार से इसका पोषण किया जाएगा उसी तरीके से इसमें इसका ग्रो होता है। सबसे बड़ी बात, ये बच्चा पैदा होने से पहले तक ही इसको देखा जाता है। ये जो सेल्स हैं बच्चा पैदा होने से पहले तक ही है। ठीक है, ठीक है बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, इसका स्टेम सेल कहते हैं। चलो, ये 2006 का प्रश्न है। वह प्राचीन स्थल, अभी आ गया इतिहास के प्रश्न पर हम सभी साथी आ गए। जल्दी से आ जाइए और मुझे बता दीजिए, अगला प्रश्न आपका इतिहास से रिलेटेड है। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहे हो बेटा? एम्ब्रायो स्टेज में स्टेम सेल्स, हाँ एम्ब्रायो स्टेज में ही स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। वेरी गुड, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, आप लोगों की तैयारी अच्छी है, सम्राट जी और सभी साथी, अंजलि जी और सभी बच्चे। बस आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना, आप लोग रिवीजन अगर अच्छे से कर लिए, मतलब कर ले जाएंगे, तैयारी अच्छी है आप लोगों की। चलिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों ने महाभारत कथा का वाचन किया था। अहिक्षत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य, नैमिषारण्य, सभी साथी जानते हैं। ये प्रश्न अभी पिछले वाले पेपर में भी हम लोगों ने बताया था। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है बता दीजिए? सीतापुर के अंतर्गत। नैमिषारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है पहले से। काम्पिल्य कहाँ पर है जरा बताना इसके बारे में। हस्तिनापुर कहाँ पर है? अहिक्षत्र कहाँ पर है? ये सब भी प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, ये सब प्रश्न भी पूछे
गए हैं। एक सेकंड साथियों। चलिए, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य, रामानंद। सभी साथी बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं। दोज हु हैव अनूप वेदिका इन चंद्र चुनारगढ़ आर, क्या नाम से जाना जाता है? चलिए सभी साथी बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका। भर्तृहरि, भर्तृहरि इज राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बच्चा कह रहा है बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता, आत्मा का सत्ता नहीं है। ये प्रश्न मैंने बताया, पीछे मैंने आपको ये प्रश्न डिस्कस किया है। सभी साथी बताएं, पीछे मैंने इस प्रश्न को डिस्कस किया है। ठीक है, जल्दी बताएं। ए तथा आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, व्याख्या नहीं। एक्चुअली एक फ़ोन बार बार आ रहा है ना बच्चा, इसी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है और ज़रूरी फ़ोन है इस वजह से। चलिए बताइए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर सही व्याख्या कर रहा है। देखो बच्चा, ये प्रश्न ना अपने आप में बहुत उम्दा प्रश्न है। आप जानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, बौद्ध धर्म मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। पहली लाइन गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात ये जरूर कहते थे। ध्यान देना, थोड़ा सा अलग प्रश्न है, डिफरेंट प्रश्न है। ठीक है बच्चा, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पुनर्जन्म नहीं होता किसमें? बौद्ध धर्म में। ये बात गलत है। पुनर्जन्म की बात वो मानते थे, लेकिन आत्मा की सत्ता को आत्मा की सत्ता नहीं है, ये बात वो जरूर कहते थे। आप कहोगे ए गलत है किंतु आर सही है। एक मिनट देखना, पुनर्जन्म की स्थिति तो बौद्ध धर्म में बताया गया है ना। हाँ, बौद्ध धर्म में ये चीज बताया गया है, ये बात तो गलत है। ये मतलब पुनर्जन्म नहीं होता, होता है। ठीक है, आत्मा की सत्ता नहीं है। हाँ, ये बात सही है, आत्मा की सत्ता पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीविकों ने, मीमांसकों ने। हु एमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड दैट फेट डिटरमाइंस एवरीथिंग, मैन इज हेल्पलेस? बताओ जरा तो, किसने बताया ये बात? बताइए किसने बताया ये? ठीक है, किसने बताया था ये बात? चलिए बताइए। तो आप बताओगे सर आजीविकों ने बताया था ये। ठीक है,
भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों को प्रतिपादित किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इस प्रश्न को आप ऐसे समझिए, सही क्रम में व्यवस्थित करना है ना। देखो, उनका कहना था कि जीवन में सिर्फ दुख है, दुख थोड़ा सा कम होता है, व्यक्ति अपने आप को सुखी महसूस करता है। आजीविकों का था सम्राट तिवारी जी, वो आजीविकों का था। ठीक है बच्चा, वो जो प्रश्न था उसमें आजीविकों का सही जवाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने कहा कि देखो, दुख है, इसमें कोई शक नहीं है, दुख है। ठीक है, पहले ए हो जाएगा, फिर दुख का कारण है। ठीक है, डी हो जाएगा, दुख है, दुख का कारण है। फिर आपका दुख का निरोध है, यानी देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, दुख का निरोध है, यानी दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, बिल्कुल सी, ए डी बी सी, दुख निरोध का ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए राइट है, ए राइट है। ठीक है, ठीक है बच्चा, ए क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, डी कैसे होगा? देखो, दुख है, दुख का कारण है, पहले दुख है बताया गया, उसके बाद दुख का कारण बताया गया। ठीक है बच्चे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, रामास्वामी नायकर। बताओ, ये बात तो बहुत आसान है भाई, ये बात सभी साथी जानते हैं, ये बात सभी साथी जानते हैं। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले ही थे ना, जिन्होंने जातीय लोगों को सामाजिक मानवीय अधिकार दिलाने के लिए ये बात की गई, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज का जो इंटेंशन था, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फूले, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्योतिबा फूले। बच्चा, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया है? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। चलिए बताइए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ पहले किया गया है मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन फॉर टेक्सटाइल्स was first started in इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सेंट्रल अमेरिका, इंडिया। बताइए ज़रा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी साथी जानते हैं कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ भारत में किया जाता है। आपको पता होगा कि भारत में सबसे उत्तम किस्म का कॉटन पाया जाता है। सबसे उत्तम किस्म का कॉटन भारत के अंदर ही देखने को, यानी भारत के अंदर ही मिलता है। सभी साथी ध्यान देंगे, ठीक है, भारत के अंदर ही सबसे उत्तम किस्म का कॉटन देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन नियंत्रण नहीं था। सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है। किसका? ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही व्याख्या ए की। ए सही है किंतु आर गलत है। सभी साथी बताएं। देखिए, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा असफल, मोहम्मद तुगलक असफल हुई थी, ठीक है। मोहम्मद तुगलक की मुद्रा निर्गमन नियंत्रण नहीं था। असफल होने का कारण ही यही था, यानी मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा असफल सिद्ध हुई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन नियंत्रण नहीं था। सही बात है, दोनों बात सही है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन राइट हियर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? जानते ही हो आप लोग, अजय चाणक्य, विष्णुगुप्त, देवगुप्त। बहुत आसान प्रश्न है, आप जानते हैं विष्णुगुप्त के नाम से इनको जाना जाता रहा है। ठीक है, विष्णुगुप्त के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त। ठीक है, अच्छा एक बात और, चाणक्य किस यूनिवर्सिटी का आचार्य था? ठीक है, नहीं, कपास नहीं उगाते थे सम्राट जी, कपास तो नहीं उगाते थे वो लोग। ठीक है बच्चा, कपास नहीं उगाते थे। देखिए, चाणक्य किस यूनिवर्सिटी के, तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे, जिसे हम आज प्रोफेसर कहते हैं ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य हुआ करते थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के ये आचार्य हुआ करते थे। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो आप बताओगे कालीबंगा, धौलावीरा, कोडदीजी, आमरी। बताइए जरा, बताइए जरा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। इसका आंसर आप सभी बताएं। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा, धौलावीरा, एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। रॉक कट आर्किटेक्चर धौलावीरा था कि कालीबंगा से चूड़ियां मिली थी? और हाँ, धौलावीरा, धौलावीरा सही जवाब। धौलावीरा इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चा, धौलावीरा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? मद्रास में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहां पर स्थापित किया था? थोड़ा सा अलग प्रश्न नहीं है? मदरसा, देखो मैं आपको बताऊं, ये जो मदरसा स्थापित किया गया था ये वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा यह मदरसा स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया? इस मदरसे की स्थापना करी। इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे अंग्रेजों को कभी भी किसी भी प्रकार के कर्मचारी की आवश्यकता पड़े, कोई कर्मचारी की नीड है, तो ऐसे में उनको कर्मचारी आसानी से मिल जाए, ये इनका सबसे पहला उद्देश्य था। ये इनका सबसे पहला उद्देश्य था कि मदरसों के माध्यम से कर्मचारियों की सुगमता, कर्मचारियों की सुगमता, कर्मचारियों की सुगमता के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में, सन 1781 ईस्वी में कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। किसकी? मदरसे की। पहला मदरसे का स्थापना कहां पर? कलकत्ता में। वेरी गुड, वेरी गुड सम्राट बेटा, बहुत अच्छे बेटा। चलिए अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करिए। लच्छू महाराज, फैयाज खान, सिद्धेश्वरी देवी, तलत महमूद। बताइए कौन कहां से? उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्रश्न है, लेकिन इतिहास में पूछा गया है, देख लो। अगर आप इसको मिला पाए तो मैं समझूंगा कि आप सभी चालाक हो। चलिए बताइए, लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं? तो आप बताएंगे सर लच्छू महाराज आपके कथन से, ठीक है। और वहीं पर फैयाज खान आपके धुपद से, सिद्धेश्वरी देवी आपके ठुमरी से, तलत महमूद कथन से। बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा किसी में है? नहीं, डायरेक्ट आंसर मिल गया। एक ही से तो आंसर मिल गया, एक ही से आपका आंसर मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं,
ये जो कथन नहीं है, ये कत्थक होगा ना यार, कत्थक होगा। लच्छू महाराज कत्थक है। एक प्रश्न और बनता है, एक प्रश्न और बनता है कि माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी कौन से प्रकार का नृत्य करती हैं? आज के समय का रिसेंट प्रश्न बन सकता है कि हेमा मालिनी किस प्रकार का किस नृत्य से संबंधित हैं? बताइए जरा, हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है? तो आप बता देंगे कत्थक से, कत्थक से। चलिए, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे किसके? शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के, शेख अहमद सरहिंदी के। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे शेख अलाउद्दीन साबिर के, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, बाबा फरीद के। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, बताओ। ऑब्वियसली ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको कोई भी बता देगा कि हमने इसको एक बार और करवा दिया है, इसको हमने आपको पहले भी करवा दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। किसके? बाबा फरीद के शिष्य थे। नहीं, भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है वो, ठीक है, भारतनाट्यम से संबंधित नहीं है। एक सेकंड साथियों, ठीक है बच्चे। शेख निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बाबा फरीद, ठीक है बच्चे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? बताना जरा, किसके पक्षधर? हाँ, बिरजू महाराज कत्थक के थे बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चे, चले ध्यान दीजिएगा, किसके पक्षधर नेहरू थे? गांधी जी नहीं थे। सत्य के, अहिंसा के, अस्पृश्यता के, भारी उद्योग के विचार से। देखिए, गांधी जी भारी औद्योगिकीकरण नहीं चाहते थे। कारण क्या था? उनका मानना था कि ग्रामीण विकास से ही देश का विकास सुनिश्चित हो सकता है। ग्रामीण तबके के विकास से ही देश का विकास क्या हो सकता है? सुनिश्चित हो सकता है। तो जवाहरलाल नेहरू भारी उद्योगों के पक्ष में थे। जैसे आप सेकेंड 5 ईयर प्लान जब देखते हैं तो बड़े पैमाने पर क्या चीज देखने को मिलती है? भारत के अंदर भारी उद्योगों के विकास की स्थिति देखने को मिलती है। भारत के अंदर बड़े पैमाने पर भारी उद्योगों के विकास की स्थिति देखने को मिलती है। तो आप बताओगे, भारी उद्योगों के विचार से गांधी जी सहमत नहीं थे। ठीक है बच्चा, ये प्रश्न बहुत फेमस है, ये कई बार यह प्रश्न बना है। ठीक है, लेकिन जैसे अगर यहां से एक पॉइंट और आप बना के पूछ सकते हैं, एक प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑप्शन में ये नहीं है, औद्योगिकरण विचार नहीं है, तो क्या और ऑप्शन आ सकता है? यहां पर यह हो सकता है कि गांधी जी किस विचारधारा से प्रेरित थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी दूसरी विचारधारा से। गांधी जी लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे थे। कारण यह था कि उनका यह मानना था कि देश का विकास नीचे से किया जा सकता है। देश के विकास की मुख्य धारा में देश का अंतिम व्यक्ति शामिल होना चाहिए, यानी हर एक व्यक्ति शामिल होना चाहिए। ऐसा मानना किसका था? गांधी जी का था। ठीक है, तो इसमें आप बता देंगे भारी औद्योगिकीकरण। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। ये प्रश्न बताइएगा, अच्छा प्रश्न है। उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। आप इस बात को डायरेक्टली नहीं कह सकते कि वह उपनिषदों को नहीं मानते थे, क्योंकि देखो, पहली बात तो देश के अंदर कोई राजनेता इस तरीके के बयान या इस तरीके के स्पष्टीकरण दे ही नहीं सकता जो किसी बहुत बड़े समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर उपनिषद को नहीं मानते तो जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री लगातार बने हुए थे तो वो कभी नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर
हिंदू संप्रदाय, हिंदू धर्म के लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऑब्वियसली आपको किसी कीमत पर ज़्यादा दिन तक आपको सस्टेन नहीं किया जाना था, ठीक है। तो ये बात तो गलत है कि उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। हाँ, ये बात जरूर है, जय जवान जय किसान जैसा नारा आपके लाल बहादुर शास्त्री जैसे व्यक्ति दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पीछे प्रधानमंत्री ने इस तरीके के कार्य किए हुए हैं। तो आप देख रहे हो, तो उनकी दृष्टि जो थी वो वैज्ञानिक थी, इनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। आप बताओ कि ए और आर दोनों सही हैं? ये बात गलत है, दोनों सही तो है ही नहीं, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है बच्चा, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखक हैं भाई, इतना छोटा प्रश्न है, कोई गलत करेगा? कोई गलत करेगा? ठीक है, चलो अष्टाध्यायी के भाई, ये तो बहुत आसान प्रश्न है ना, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा। अष्टाध्यायी का जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ। बताओ, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी साथी बताएं। नमस्कार बच्चे। चलिए देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। नहीं, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग कैंची नहीं, प्रयाग तो है ही नहीं है। जोशीमठ, द्वारका, पुरी है, पुरो है, द्वारका पुरी है ना, जो द्वारिका पुरी है, ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। जोशीमठ, द्वारिकापुरी, श्रृंगेरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इज राइट हियर, सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बच्चा, ठीक है। द्वारकापुरी होगा ये, देखो, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोशीमठ, जोशीमठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी। चलिए अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जस्टिस रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू, जल्दी बताइए सभी साथी। चलिए चलिए सभी साथी बताएंगे इसका, इस प्रश्न का जवाब देंगे सभी बच्चे। आसान प्रश्न है बाय द वे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, कोई गलत नहीं करेगा। बिल्कुल, शाबाश शाबाश। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। आसान प्रश्न है बाय द वे, 2006 का पेपर मुझे बहुत आसान लग रहा है, बल्कि 2015 वाला इससे बहुत ज़्यादा कठिन था। कल वाला जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे वो काफ़ी कठिन था इसकी तुलना में। तृतीय संगम हुआ, तृतीय संगम हुआ, ध्यान दीजिएगा, तृतीय संगम हुआ। ये प्रश्न क्या कहने की कोशिश कर रहा है? तृतीय संगम, संगम हुआ कहां पर बच्चा? कहां पर हुआ था तृतीय संगम? ये तृतीय संगम लिखा है, ध्यान दीजिएगा। तृतीय संगम मदुरई, मदुरई, मदुरई में हुआ था। चलिए इतिहास के प्रश्न खत्म हुए। ये करंट का है, ये पॉलिटी का है, करंट का है, ये तत्कालीन उस समय का प्रश्न है। चलिए हाँ, आगे देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है? आरंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास। चलिए बताइए, चलिए सभी साथी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभाग में नहीं है।
आरंभिक शिक्षा ये तो इसके अंदर आता है, माध्यमिक शिक्षा आता है, महिला और बाल विकास भी आता है, तकनीकी शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आता। बताना कमेंट करके तकनीकी शिक्षा किसके अंतर्गत आता है। चलिए बताइए तकनीकी शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, बताइए मुझे तकनीकी शिक्षा किसके अंतर्गत आता है, कमेंट करके बताइए किस मंत्रालय के अंतर्गत। भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है, प्रथम विधि अधिकारी के रूप में किसको जाना जाता है, बताइए प्रथम विधि अधिकारी कौन है बच्चा। अनुच्छेद 76 याद है, आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 याद है, अनुच्छेद 76, महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मैं आपसे पूछूं कि राज्य में प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ये देश का प्रथम विधि अधिकारी हो गया अनुच्छेद 76। राज्य के अंदर प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है, केंद्र में महान्यायवादी होता है, राज्य में महाधिवक्ता होता है। याद रखेंगे दोनों बातों में अंतर है, भारत का महान्यायवादी, ठीक है बच्चा। चलिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्ति किसके द्वारा होती है, अपने पद से हटाया जा सकता है, बताइए। ये प्रश्न तो बहुत आसान है, कोई भी बता देगा भाई, कोई भी बता देगा किसके द्वारा, बताइए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सभी साथी बताइए तो इसका। देखिए मैं कौन कौन सही जो, हमें 80% मतलब ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी राष्ट्रपति बताएंगे, जो कि गलत है। अरे भाई प्रेसिडेंट, गजब कर रहे हो, गजब गजब गजब, सब लोग एक तरफ से गलत दोगे यार जवाब, सब लोग गलत दोगे एक तरफ से जवाब, गजब मत करो यार। राष्ट्रपति कहां से होगा, राष्ट्रपति कहां से होगा बच्चा, इसका आंसर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर जब तक यह साबित ना कर दिया जाए कि ये किसी कदाचार में शामिल थे, तब तक उसको उसके पद से हटाया नहीं जा सकता। भाई यार क्या बताऊं मैं, देखो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार ना हो जाए, और उसकी असमर्थता पर, उसके हटाए जाने पर जब तक दोनों सदनों के द्वारा संसद में संबोधन ना किया जाए तब तक उसको नहीं हटाया जाएगा। बी इज राइट हियर। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम इसीलिए बोल रहे थे बहुत ही अच्छा प्रश्न है, हम इसीलिए बोल रहे थे। आप पहली बात किस आर्टिकल के अंतर्गत है ये आपको पता है, आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पॉलिटी के प्रश्न, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी कोई तैयारी करता है तो उसको सबसे आसानी से कोई चीज समझ में आने वाली चीज है तो वो है पॉलिटी। अगर वहां प्रश्न, देखो कहा जाता है ना कि आप अगर छोटे प्रश्न गलत करते हो, मतलब जिस विषय को आप अच्छा समझते हो कि आपका वो अच्छा है, वहां अगर गलती करते हो तो फंस जाओगे, तब वहां कंपटीशन रुकने लगेगा। छोटे प्रश्न गलत, मतलब ऐसा विषय जिसको आप आसान समझते हो उसको गलत नहीं करेंगे कभी भी। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में किस रूप से संबंधित है। वित्त आयोग, ध्यान से सुनिएगा, पहले प्रश्न क्या कह रहा है। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने में किस रूप से संबंधित है। द सेंडिंग रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट द फाइनेंस कमीशन इज कंसर्न विथ, किसके साथ, राज्यों के दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। ना तो ए, ये तो गलत है पहले ही लाइन, ए तथा बी दोनों, तो दोनों होता है, दोनों होता है बच्चा, ठीक है बच्चा, ठीक है। वित्त आयोग से संबंधित दोनों होता है, यहां पर इसका आंसर डी होगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। चलो अगला प्रश्न है, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आज की क्लास को क्या करूंगा, 2 घंटे के अंदर वो करूंगा। थोड़ा सा शुरुआत के घंटे में कुछ कॉल आ रहे थे, इस वजह से मैं बार बार व्यस्त हो रहा था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। ध्यान दीजिएगा,
प्रश्न जो कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, क्या बच्चा, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग, यहां देखो थोड़ा सा गड़बड़ा, किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकता है, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। बताइए जरा तो कोई भी कानून कैसे बनाया जा सकता है। चलिए देखो, ये जो आर्टिकल है, ध्यान दीजिएगा, इसी आर्टिकल के माध्यम से यह बताया जाता है कि केंद्र की शक्ति राज्यों से ज्यादा है। इसी आर्टिकल के माध्यम से बताया जाता है कि राज्य कुछ जगहों पर सरकार के लिए बहुत मैटर नहीं करती है। इसी का आर्टिकल के माध्यम से यह बताया जाता है कि जो शक्तियों का बंटवारा है कहीं ना कहीं केंद्र के हाथों में नियंत्रित है, यानी केंद्र कहीं ना कहीं सत्ता को अपने तरीके से डील करता है, या कोई कानून, कोई नियम, कोई बदलाव चाहे तो कर सकता है। वो है आर्टिकल 253, बहुत ही मजबूत आर्टिकल माना जाता है। अनुच्छेद 253, बिना किसी राज्य की अनुमति के अंतर्राष्ट्रीय संधियों में भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में कोई भी नियम, चाहे किसी राज्य की बाउंड्री लग रही हो, केंद्र को लगता है कि देयर शुड बी सम चेंज, केंद्र कर देगा। और वो क्या, बस ये किसी की स्थिति को नहीं देखने जाएगा कि कोई राज्य इससे संतुष्ट है, खुश है, नहीं खुश है। ठीक है, तो ये आर्टिकल आपसे यहां से जब और डेप्थ प्रश्न पूछा जाएगा तो क्या पूछा जा सकता है कि भैया आर्टिकल 253 का क्या रोल है, तो आप बताएंगे कि इसके माध्यम से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को कमजोर दिखाया जाता है। केंद्र चाहे तो शक्तियों को बांटे ना बांटे, इट्स डिपेंड्स ऑन द सेंटर। ठीक है, केंद्र के पास शक्तियों का गुच्छा होता है, इसीलिए कहा जाता है बिना किसी राज्य की सहमति के आर्टिकल 253 के माध्यम से, ठीक है, कोई भी इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय संधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय चीजें लगाई जा सकती है। देखो पॉलिटी के बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। देखो आपने इतिहास में सरल प्रश्न पाए। देखो आप एक चीज बता दें, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे तो दो ग्लिचेस आपको मिलेंगे हमेशा। क्या ग्लिचेस हैं? आपको एक सब्जेक्ट बहुत आसान मिलेगा, कोई भी सब्जेक्ट रहे, एक सब्जेक्ट बहुत आसान मिलेगा और सब्जेक्ट्स की तुलना में। किसी साल इतिहास सरल कर देता है, किसी साल पॉलिटी सरल कर देता है, किसी साल अर्थव्यवस्था सरल कर देता है और किसी साल साइंस सरल कर देता है। तो एक सेगमेंट आपको सरल जरूर मिलेगा। आज इस वाले सेगमेंट में क्या था? इतिहास सरल था, इतिहास काफी सरल था। आप ये चीज नोटिस करिएगा, ठीक है। तो पेपर देखने से देखते ही जो बच्चे ये कहते हैं अरे यार बड़ा आसान प्रश्न आया है, बहुत हल्के प्रश्न, जब पूरा करेंगे ना तब आपको पता चलेगा नहीं यार गलत बात, यहाँ पर आसान कुछ नहीं है, सब मॉडरेट है। आपको इस तरीके से बैलेंस, देखो साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं जब पेपर बनाया जाता है, तो मैं आपको हमेशा बताया है कि पेपर बनाते वक्त साइकोलॉजिस्ट भी बनते हैं कि कहां पर आदमी गलत कर सकता है, क्योंकि देखो इतनी बड़ी वैकेंसी तो होती नहीं है, 300, 400, 500। अब 500 में 10 लाख लोग, 8 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, तो सबको बाहर भी तो करना है। अब ऑन एन एवरेज आज के बच्चों को देखा जाए तो उनकी एक एवरेज पढ़ाई तो सबकी हो रखी है। सिलेक्शन कैसे साइकोलॉजी के माध्यम से बाहर किया जाता है यह भी नोटिस की जाती है कि कैसे किसी को बाहर किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम इतने समय तक रोक सकती है? 1 महीना, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। भाई ये प्रश्न अगर कोई किसी का गलत हुआ तो मैं बता दे रहा हूं बहुत गलत बात है, ठीक है, बहुत ही गलत बात है। वित्त विधेयक अधिकतम कितने दिन? इकोनॉमी में पढ़ाया हूं मैं, ये बात मैंने आपको इकोनॉमी में भी पढ़ाया है। 14 दिन, 14 दिन, इससे ज्यादा नहीं रोका जा सकता, इससे ज्यादा रोका नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। कौन किया था? अस्थायी अध्यक्ष जो थे वही तो अध्यक्षता करेंगे। आप सभी बताओ, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वही तो अध्यक्षता करेंगे। बोलो भाई, 1946 में जो पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी, सच्चिदानंद सिन्हा ही तो किए थे। उसके बाद 2 दिन बाद बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी सदस्य ना, तो पहली अध्यक्षता तो सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है ना। चलिए, 12वें वित्त आयोग के सिफारिश, अच्छा ये करंट का है। चलिए,
भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन किया जाता है योजना आयोग के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आज के टाइम पर यह प्रश्न मतलब वाजिब है। ये प्रश्न देखो इकोनॉमी का प्रश्न है, पॉलिटी में पूछा गया है। इकोनॉमी का प्रश्न है, पॉलिटी में पूछा गया है। पॉलिटी का प्रश्न इकोनॉमी में भी कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। मैंने आपको कई बार बताया है, आप जानते हैं कि मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी जो मंत्रालय है उसके नीचे काम करती है आपका सीएसओ। सीएसओ के नीचे एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस, उसके नीचे आपका कौन सा ऑफिस है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो आप बताओगे सर इसका आंसर सीएसओ होगा। ऑप्शन में सीएसओ नहीं है। अब आप कहोगे सर सीएसओ तो दिख रहा है। देखो सीएसओ जब भी किसी संगठन की बात करते हैं, संगठन हमेशा स्वतंत्र होता है। ये लाइन आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, संगठन हमेशा स्वतंत्र होता है, जबकि जो ऑफिसेज होते हैं वो किसी ना किसी के नियंत्रण में होते हैं। तो सीएसओ जो है आज के डेट में किसके अंदर काम कर रहा है? एनएसओ के अंदर काम कर रहा है। एनएसओ किसके अंदर काम कर रहा है? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, मॉस्पी के अंतर्गत काम कर रहा है। तो ये दोनों किसी के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब किसी के अंदर आप कोई काम करते हैं तो वो ऑफिस कहलाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन जब आप कहते हैं तो वो फ्री बॉडी होती है। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है तो वो फ्री बॉडी होती है, ठीक है बच्चा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघीय संसद, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग। बताइए बताइए जरा, लाभ के पद को कौन डिसाइड करेगा? देखो संघ लोक सेवा आयोग का कोई यहां पर मतलब नहीं है। उच्चतम न्यायालय लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघीय संसद। संघीय संसद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप सभी साथी, मुझे पता है कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप इसमें उच्चतम न्यायालय मार के आएंगे। अगर आप इस प्रश्न को नहीं पढ़े होंगे तो आप इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मार के आएंगे। आपको लगेगा संविधान को डिसाइड कौन करवा रहा है, यही करवा रहा है, तो आप उच्चतम न्यायालय मार के आएंगे। ध्यान दीजिएगा, संघीय संसद इस बात को तय करता है, लाभ के पद का निर्णय तय करता है। ओके, अच्छे प्रश्न है वो, इसमें पॉलिटी में अच्छे प्रश्न है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए 50 सदस्य, 60 सदस्य, 80 सदस्य, लोकसभा के कुल सदस्य का 1/3। बहुत अच्छा प्रश्न, जबरदस्त प्रश्न है। बताइए, फॉर द स्पीकर ऑफ लोकसभा टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज अ पॉलिटिकल पार्टी और अ coalition of political parties as opposition, there should be at least 15 members, 16 members, 18 members, 1/3 of the total members of the Lok Sabha। सिंपल प्रश्न है, बताइए। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन के विपक्ष की मान्यता देने के हेतु 60 मेंबर्स की आवश्यकता होती है। 60 मेंबर, अरे 1/3 तो वोटिंग के लिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है वो तो देखो अनुज जी, अंजलि जी, 1/10 आप बता रहे हो, कुछ भी। पहले प्रश्न तो पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आप अपोजिशन को राजनीतिक दल की अवस्था, राजनीतिक दल पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि किसी मैटर पे वोटिंग वाली बात। किसी मैटर पर जब वोटिंग की बात होती है तो वहां पर 1/3 की स्थिति जरूरत होती है, वो भी तब जब कोई बहुत मैंडेट चीज है तब। कुछ भी आंसर दे रहे हो, कुछ भी गलत आंसर नहीं यार। देखो पढ़ चुके हो आप, पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ा करो। बिना प्रश्न को पढ़े अगर प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करोगे, भाग जाओगे, प्रश्न छोड़ के भाग जाओगे, नुकसान कर लोगे अपना। ठीक है बच्चा। हेलो हेलो हेलो, हाँ मामा प्रणाम।
मामा मैं अभी ना क्लास में हूँ, कुछ देर में कॉल करूँ आपको? ठीक, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर, तो ये जो 60 सदस्य होते हैं ना, इनकी भी कंडीशन होती है, इनकी भी कंडीशन होती है 1/10 की, 1/10 की, ठीक है। ये जो 60 सदस्य होते हैं ये 1/10 होते हैं, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? सिंपल प्रश्न है, बताओ, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आप जानते हो कि नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सूचना का अधिकार क्या होता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं किया गया है, ये बात आप सभी जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि नीति निर्देशक इसमें ये आर्टिकल जो 2000 एक्ट 2005 के माध्यम से विधिक अधिकार के रूप में इसको देखा जाता है ना, विधिक अधिकार के रूप में देखा जाता है इसको। विधिक अधिकार होता है सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? एक वैधानिक अधिकार है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? भाई यार, ऐसे प्रश्न अगर पेपर में मिल जाए तो आप तो दौड़ा के आंसर मार दोगे कि सर कितनी बार की गई है। वित्तीय आपात हमारे देश में आज तक नहीं की गई है, जबकि 1991-92 में किया जा सकता था, बट हमने नहीं किया। हमारे देश में वित्तीय आपात आज तक लागू नहीं किया गया है, ठीक है। बताना जरा, वित्तीय आपात किस आर्टिकल के अंदर है? किस आर्टिकल के अंदर? पिछली वाली क्लास में खूब कायदे से बताए थे। 352 क्या है, 360 क्या है, 356 क्या है, खूब कायदे से बताए थे। बताना जरा। चलिए, कभी नहीं किया गया है। सी कहां बता रहे हो? अरे यार, गलत काहे बता रहे हो? चलो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। बताओ जरा, कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? आसान प्रश्न है लेकिन कठिन प्रश्न है। अब आप कहोगे सर दोनों बात काहे बोल रहे हैं? क्योंकि आप में से मैक्सिमम गलत करोगे, इसी प्रश्न को गलत करोगे। जल्दी से आंसर बताओ, देखें किसका किसका सही हो रहा है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इस प्रश्न का जवाब दो तो। बिल्कुल, चलिए बताइए तो। ऑब्वियसली आप बताओगे सर विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रख सकता है, ठीक है। अच्छा, विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आप क्या सोचते हैं? विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आप क्या सोचते हैं कि क्या होता है? मंत्रिपरिषद में होता क्या है? विश्वास प्रस्ताव के माध्यम से यह प्रदर्शित किया जाता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो सरकार के कार्यों पर विश्वास कर रही है या नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आप बताओगे विश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद रख सकती है। मतलब जैसे किसी को, मान लीजिए कि किसी एक मंत्री के खिलाफ किसी भी प्रकार का विश्वास प्रस्ताव अगर खारिज किया गया है, यानी आप कह लो कि अविश्वास प्रस्ताव आया है, तो उसके सपोर्ट में सब विश्वास प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव कहाँ होगा? अनुज जी, कहाँ है पॉलिटी आपका? चला गया? इतना बढ़िया पॉलिटी सबको पता था, सब खत्म कर लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि किस आर्टिकल के अंदर है ये बता दो तो। चलो बताओ, संचित निधि किस आर्टिकल के अंदर है? बताया, इकोनॉमी जब पढ़ा रहा था तो बताया था। संचित निधि किस आर्टिकल के अंदर है? अनुच्छेद 266 के 1 में। किस में बच्चा? अनुच्छेद 266 के 1 में। सभी साथी बताएं कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? देखो, उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता संचित निधि पर नहीं भारित होता है। उपराष्ट्रपति के 266 का 1 ना कि 266। ध्यान देना, ध्यान देना, घुमक्कड़ जीवन, ध्यान देना। भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। अगला प्रश्न है बच्चा, अगला प्रश्न है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के लिए अंतराल में होना आवश्यक है?
संकट काल की बात की जा रही है, गलत नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न हो चुका है शायद, ये भी प्रश्न हो चुका है। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी हो, 1 महीने, 1 महीने, यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 महीने। संकट काल का आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत, आर्टिकल किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस बात को बताया गया कि संकट काल की अवस्था है, इसी वजह से हम देश में राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं। आर्टिकल 352, आर्टिकल 352, ठीक है, याद है। चलिए, 1 महीने के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 महीना। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही है। बताओ भाई, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पढ़ना, जब प्रश्न को 2 बार पढ़ोगे तो आप इस प्रश्न का जवाब दे दोगे गलत, मतलब क्योंकि ये आंसर अपने आप से दे रहा है, ये प्रश्न अपने से बता रहा है कि मैं सही हूं गलत हूं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई तथा अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, ये करेक्ट, सही है, ये सही है। दूसरा क्या कह रहा है, निर्वाचन आयुक्तों के पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कथन कारण है और हमने आपको कथन कारण निकालने का तरीका एक बहुत आसान बताया है। कथन पढ़िए, उसके बाद कारण को समझने के लिए क्योंकि ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस बात को तो आप मान लेंगे कि हाँ कथन कारण दोनों सही है। अब देखो पहला लाइन जो आप पढ़े उसके हिसाब से क्योंकि निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास होता है, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये बात गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है, सी इज राइट हियर। ए गलत है, आर सही, ए सही है, आर गलत है, आर गलत है। डन है, ओके। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में कौन एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम। बहुत आसान प्रश्न है, ये भी आसान प्रश्न है, बिल्कुल बहुत ही आसान प्रश्न है। बताइए बताइए जरा, तो बताइए सभी साथी बताइए। अच्छा देखो एक बात बताओ, किसी मूल्य की स्थिरता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा। बाजार में वस्तुओं की कीमतें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक काम है, ये बेसिक बाजार की नीड है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं ये जो मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी है, ये किसके माध्यम से देखने को मिलता है? आप बताओगे सर आरबीआई करती है, दिस इज नॉट डन बाय गवर्नमेंट। ये आप बताओगे ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, तो ये बी सही है। इकोनॉमी के प्रश्न देखने के बाद आपके मन नहीं खिलखिला जाते? मन नहीं खिलखिलाते, बताना जरा। हालांकि इकोनॉमी के प्रश्न आपको पॉलिटी में दिख रहे हैं, ये बात आप ध्यान देना। चलो अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित मूल अधिकार है, सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं है? बताना जरा, बताना जरा भाई, ये मूल अधिकार हैं या फिर क्या हैं? सभी साथी जानते हैं समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। कौन से, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक समानता का अधिकार है? बताना जरा, समानता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? मौलिक अधिकार के बीच में तो है, ये आप सब जानते हैं। किस आर्टिकल से भाई इक्वालिटी का जो राइट है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के बीच में है? मैंने बता रखा है, देखो आपको मैं बता दूं, ये तो मौलिक अधिकार का पार्ट है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चे, और किस आर्टिकल में इस बारे में बताया गया है? तो आर्टिकल 24 में इस बारे में बताया गया है कि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाया जाता है तो उसे बलात् श्रम कहा जाएगा, और उसको
कानूनी रूप से गलत माना जाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है जो भी इस तरीके का कार्य करवाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की संवैधानिक अधिकार किसको है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को? हु अमंग द फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर द जियोग्राफिकल एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया? बताओ, ये तो सिंपल है, ये तो कोई भी बता देगा, ये तो कोई भी बता देगा। अगर गलत किए तो हम बता देंगे, तुमको बता दे रहे हैं किसी ने गलत किया। देखो ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है। अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना होगा राष्ट्रपति। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है और कोई डिसीजन ले सके इससे रिलेटेड। आप बताओगे तुरंत राष्ट्रपति इज राइट हियर, प्रेसिडेंट इज राइट हियर। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, किसको है? राष्ट्रपति को। देख रहे हो आप, एक एवरेज प्रश्न की स्थिति देख रहे हो। ज्यादा प्रश्न कहां से? साइंस से थे, हिस्ट्री से थे। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रश्न इस वाले पेपर में आपके पॉलिटी से। ठीक ठाक प्रश्न, हम 40 प्रश्न से देख रहे हैं, 65 प्रश्नों पर आ गए। 40 नहीं, 45 प्रश्न से 45 प्रश्न, 20 प्रश्न इससे था। श्रम गहन उद्योग वह है जहां कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, श्रमिकों की पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है, श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी का प्रश्न है, यहां तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। श्रम गहन उद्योग, श्रम गहन उद्योग का मतलब शायद मैंने ये नहीं बताया है, लेकिन आपको इसका आसान सा तरीका बता दूं। श्रम गहन उद्योग का मतलब होता है कि अधिक श्रमिकों को रख करके काम करवाना, मतलब अधिक श्रमिकों को रख करके काम करवाना श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में संघीय बजटों में निम्न में से किसका रकम सबसे अधिक है? ये हमेशा बदलता रहता है, ये हर साल बदलता रहता है, ये 2005-06 के अनुसार कुछ डेटा हो सकता है। ठीक है, नहीं, साइंस के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। अगर आपने मैम से पढ़ा है तो उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। एक दो जगह हैं जहां से आप बहुत अच्छे से साइंस पढ़ सकते हो। जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल अगर किसी को जानना है तो मैं उसको पर्सनली बता दूंगा कि कहाँ से आप साइंस पढ़ लीजिए बहुत ही अच्छे से। खास करके केमिस्ट्री मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप वहाँ से ज़रूर पढ़ लें बहुत अच्छे से। अगर आप मैम से पढ़े हैं तो उनसे बेस्ट तो कोई है ही नहीं। ठीक है, जो पेड नहीं ले पा रहा है उसके लिए मैं कह रहा हूँ, जो पेड बैचेस हमारे यहाँ से नहीं ले पा रहा वो उसको हम फ्री में बता देंगे कहाँ से पढ़ ले। बहुत ही अच्छा साइंस उसके लिए रिवाइज हो जाएगा। हिंदू समृद्धि दर, भाई अगर कहो कि इसका आंसर मैं बताऊं तो ये तो गलत बात है ना। मैंने 150-200 बार ये प्रश्न करवा दिया है यूट्यूब पर, 150-200 बार ये प्रश्न हो चुका है। अगर ये गलत हो तो फिर गलत है, सारी कायनात गलत है। अगर ये प्रश्न गलत है, ठीक है, ये प्रश्न अगर गलत है तो मैं बताऊं कि आप सारी कायनात गलत कर देंगे। बता दीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जनसंख्या खाद्यान्न प्रति व्यक्ति आय। भाई साहब ये प्रश्न गलत करोगे क्या आप? हमने आपसे क्या बताया था? अगर राष्ट्रीय आय लिखा है तो दैट इज द बेस्ट आंसर। अगर वो नहीं है तो आप बताओगे जीएनपी, कोई भी, तब आपको जीडीपी मिल जाए, जीएनपी मिल जाए, एनडीपी मिल जाए, एनएनपी मिल जाए या फिर कुछ भी मिल जाए, आप बता देंगे कि दिस वन इज राइट हियर, वही सही है। अगर इन सब के बावजूद कुछ नहीं मिलता तो आप प्रति व्यक्ति आय पर भी जा सकते हैं। पूछे क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो भी किसी न किसी प्रकार के आय के बारे में बात कर रहा है। और हिंदू वृद्धि दर मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है। हिंदू वृद्धि दर का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हिंदुओं का ग्रोथ। हिंदू वृद्धि दर का मतलब ये है कि प्रोफेसर राजकृष्णा जी ने अमेरिका की एक बैठक में बताया था कि देखो पूरी दुनिया अपने देश के विकास को रिप्रेजेंट कर रही थी। हमारे देश की तरफ से प्रोफेसर राजकृष्णा जी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो भारत का जो विकास है 1950 1980 के बीच में ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगता है कि 20% आबादी ने काम ही नहीं किया। अब 20% आबादी किसकी थी? बाकी सभी की थी। और 80% आबादी किसकी थी?
हिंदुओं की थी। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा फील होता है कि सिर्फ हिंदुओं की आबादी का ग्रोथ हुआ है, बाकी और किसी का ग्रोथ नहीं हुआ। तो उन्होंने परसेंटेज वाइज इस बात को बोला था कि द ग्रोथ इज लुकिंग लाइक जस्ट हिंदू ग्रोथ रेट, नॉट इंक्लूडिंग द अदर साइड्स ऑफ डेवलपमेंट। आप देख सकते हो कि वहां पर कई सारी चीजें उन्होंने कहा कि देश का ग्रोथ लग रहा है कि सिर्फ कुछ विशेष लोगों को छोड़ करके विकास किया जा रहा है, जैसे यानी कमजोर तबके, जो भी कमजोर स्थिति है उनको छोड़ करके विकास हो रही है। अगर उन सबको ऐड कर लिया जाता, जो देश का ग्रोथ है 3.5% की स्थिति दिखा रहा था उस टाइम 50 से 30 के बीच में, जो कि बहुत ही कम ग्रोथ रेट था, वो अगर सब इंक्लूड होता, 100% इंक्लूड होता, तो उसका स्थिति ये होता कि 5% के ऊपर ग्रोथ दिखता, जो कि एक ऑल एंड ऑल बहुत सारी ग्लिचेस को देखने के बाद से ये लगता कि हाँ ठीक है, एवरेज डेवलपमेंट ठीक है। लेकिन 3.5% रियली बहुत कम था हमारे देश का विकास उस टाइम। ठीक है, ठीक है बच्चे। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किससे होगा? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैंने आपसे क्या बोला कि राष्ट्रीय आय इज द बेस्ट आंसर, नेशनल इनकम इज द बेस्ट आंसर, बट यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट गेटिंग national income, you are not getting goods and gross domestic product, gross national product, net national product, net national product, net domestic product, then you will go with per capita income, just because this is the part of national income, just because you are calculating by national income by total population। तो आप कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का वहां पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर सब ना रहे तो आप प्रति व्यक्ति आय के साथ जाएंगे, बट आपको ऑप्शन में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कुछ भी एक ना एक मिल ही जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। आप जो सोच लेते हो ना कि हाँ हिंदू वृद्धि दर पढ़ लिया तो हो गया, आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा इसके बैक एंड का। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है। ये पुराना प्रश्न है, अभी के टाइम पर ये उतना लीजिबल नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? वस्तुओं का आरक्षण, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण। तो ये इसमें आबिद हुसैन समिति कनेक्टेड है, इससे रिलेटेड है। चलिए, गत दशक, अब हम 2 दशक और आगे बढ़ गए, पुराना है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? अगर ये भी प्रश्न बताना पड़े तो बताओ, ये भी प्रश्न बताना पड़े तो बताओ, बताना पड़ेगा क्या ये प्रश्न? चलिए बताइए, क्या मुझे ये प्रश्न बताना पड़ेगा? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय। आपको मैंने 150 बार बता दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मेशन होता है वो आरबीआई के द्वारा होता है। कैसे किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मेशन होता है वो ऐसे किया जाता है। 3 सदस्य आपके किसके होते हैं? आरबीआई के होते हैं। किसके अंदर? मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मेशन होता है वो मॉनेटरी कमेटी के माध्यम से किया जाता है। मॉनेटरी कमेटी के अंतर्गत आपके कौन कौन से सेगमेंट देखने को मिलते हैं? 3 सदस्य आपके किसके? 3 सदस्य आपके किसके बच्चे? सरकार के। 3 सदस्य सरकार के, 3 सदस्य आरबीआई के, 3 सदस्य आरबीआई के। अब आप कहोगे सर जब 3 सदस्य सरकार के, 3 सदस्य आरबीआई के, तो आप आरबीआई का फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? आप आरबीआई का फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज कि इसमें वोटिंग सिस्टम होती है। अगर मान लीजिए कि किसी कंडीशन में, किसी पॉइंट पर सरकार और आरबीआई का गवर्नर, आरबीआई की वोटिंग में अगर अंतर आता है और बराबर की स्थिति उत्पन्न होती है, तो ऐसी स्थिति में जिस साइड आरबीआई के गवर्नर का वोट रहता है उसको ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज द मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मेशन डन बाई आरबीआई। ओके, इसी वजह से कहा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो फॉर्मेशन है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। समझ गए क्यों किया जाता है? चलो, किसके द्वारा? आरबीआई। धान के खेत में निकलने वाली गैस है। भाई ये साइंस का प्रश्न, इकोनॉमी में देख रहे हो, कुछ भी कहीं भी कैसे भी कुछ भी करके प्रश्न पूछ लिया जा रहा है। अगर ये प्रश्न गलत किए तो देख लेना। चलिए सभी साथी बताएं। बताओ। मीथेन भाई CH4,
CH4 ही होता है ना, हाँ। आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? आयात निर्यात, बताना जरा, सिंपल सा प्रश्न है। आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर बताओ तो। कस्टम ड्यूटी, कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, बताओ जरा। आयात निर्यात, कस्टम ड्यूटी। कहते हैं ना कि कस्टम ड्यूटी में जो हो अधिकारी होता है बहुत पैसा कमाता है, ऐसा सुनने को आता है। आई डोंट नो, मैं जानता नहीं कमाते हैं कि नहीं कमाते, लेकिन मैंने सुना है कई लोगों से कि ऐसा होता है, क्योंकि उनको बाहर से पैसा आता है, इधर से भी पैसा लेते हैं, उधर से भी पैसा लेते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली। जो गलत है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि पता लगा कोई कस्टम ड्यूटी का अधिकारी का लड़का देख रहा होगा, सर आप क्या जानते हैं इसके बारे में। आइए मानहानि का केस आप पर करें हम, तुरंत ही कर देगा। ठीक है, चलिए। सोयाबीन के नत्रजन स्थिरीकरण स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। देखो नत्रजन यहां पर हिंदी में लिखा गया, इसका मतलब नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिएगा। बताना जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइजोबियम होगा, ठीक है, राइजोबियम जैपनिकम, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइजोबियम जैपनिकम। चलिए, फसल लैगिंग विधि है, बताओ, अच्छा प्रश्न है। फसल लैगिंग विधि है नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस पैसा नहीं है, बाकी सब है अपने पास, जुगाड़ है, दोस्त हैं, यार हैं, सब है, बस पैसा नहीं है बाकी सब है। चलो, फसल लैगिंग विधि है। भूमि उर्वरता मूल्यांकन की फसलोत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, फसलों के नुकसान को जानने की, उर्वरकों की उपयोगिता परीक्षण की। क्रॉप लैगिंग इज अ मेथड ऑफ सॉइल फर्टिलिटी असेसमेंट, प्लांट एनालिसिस टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, टू नो द डैमेज ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर यूटिलिटी टेस्टिंग्स। बताना जरा, सिंपल प्रश्न है, बताना। प्लांट एनालिसिस टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, बिल्कुल, फसलोत्पादन के लिए पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए फसल लैगिंग जैसी व्यवस्था को, बिल्कुल, शाबाश, सभी बच्चे सही बता रहे हैं यार। गोविंद जी, रणजीत जी, अंजलि जी, यूपीएससी वाले, क्या नाम है बेटा आपका यूपीएससी वाले? बढ़िया आंसर दे रहे हो। सम्राट आंसर सही दे रहा था, उधर आपका कौन एक बच्चा और, एक बच्चा और कोई आंसर सही दे रहा था अभी। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, ये चेंज होता है, 2006 में कुछ और आंसर है, आज के टाइम पर अभी कुछ और आंसर है, बताइए। सब्जी उत्पादन में कौन से स्थान पर है? हम दूसरे स्थान पर है, आज भी चलिए, आज भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय, पहले पर चाइना है। फल पकने में सहायक हार्मोन है, जिबरलिन, मार्फेक्टिन, एथिलीन, IBA। बहुत आसान प्रश्न है, साइंस का प्रश्न इकोनॉमी में, कैसे झेले हिंदी का इकोनॉमी का अध्यापक? चलिए बताइए। चलिए देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इथिलीन, C2H4। क्या? C2H4, याद है? अरे मार्फेक्टिन, कुछ भी आंसर बता रहे हो आप लोग, कुछ भी। चलिए, हम हल्दी उसके पौधे का किस भाग से पाते हैं? हल्दी को कहां से पाते हैं? तना, जड़, फल, फूल। फूल नहीं होता, फल नहीं होता, तना होता नहीं है, जड़। ठीक है बच्चा, गांठ होती ना हल्दी, देखे हो, उसी को पीस के हल्दी बनाया जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? ऑब्वियसली धान ही होगा, धानी के अंदर पानी ज्यादा जमता है तो जैव उर्वरक के रूप में देखने को मिलता है। बोलो क्या आंसर हो जाएगा? बिल्कुल धान। 2006 का प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक MS स्वामी, नहीं, MS बी कुरियन। स्वामीनाथन तो हरित क्रांति है ना भाई, स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है, बी कुरियन। ठीक है, वर्गीज कुरियन कहते हैं।
चलिए चलो निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ ही रही है, दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ा के बैठे हुए हैं हम लोग। भारत वर्तमान वृद्धि दर से निकट भविष्य में इसके चीन के आगे अब जा चुके हैं। अब ये प्रश्न थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं है, हम जा चुके हैं उससे आगे, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही बात सही है, तो इस प्रश्न का रेलेवेंसी अभी नहीं है कोई, फिर भी चलो आगे बढ़े। भूमि जल वायु पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, पर्यावरण से अभिप्राय है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों के अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती। उपयुक्त सभी, सिंपल प्रश्न है, सभी साथी जवाब दे दें जल्दी से, सभी साथी जवाब दे दें। चलिए सारी बात सही है, यहां पर सारी की सारी बात सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन। उपयुक्त सभी साथी बताएं। इसका भी आंसर आपका उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट, इसके बारे में बात कर रहा है, डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट की बात कर रहा है बच्चा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे है, 6 AM है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 PM है। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी? सभी साथी बताएं। सभी साथी निश्चित रूप से आप कहोगे 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री पूर्व। थोड़ा सा एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ लो, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? ऑब्वियसली हमारे उत्तर प्रदेश में होगा, और कहां पर होगा? ऑब्वियसली हमारे उत्तर प्रदेश में होगा। सबसे ज्यादा नलकूपों का प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत होता है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र। जामनगर तो अभी कुछ दिन पहले खूब चर्चा में था, अंबानी के लड़के की शादी थी, ठीक है। सभी साथी बताएं। चलिए कौन सा युग्म सुमेलित है? पनानगुड़ी आपका तमिलनाडु में जैसे। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसका आंसर ये हो। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि हल्दिया कहां पर है, तो आप बताओगे सर ये तो पश्चिम बंगाल के अंदर है। जामनगर कहां है, तो आप बताओगे गुजरात के अंदर है, ठीक है। और आपका नुमालीगढ़ जो है ये असम के अंदर है। नुमालीगढ़ जो है ये असम के अंदर है, ओके। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, तापी महानदी। चल ऑब्वियसली सभी जानते हैं, ठीक है। तापी नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर, बंगाल खाड़ी। ऑब्वियसली अरब सागर, बंगाल खाड़ी तो इस साइड है, तापी उल्टा है, उल्टा बह रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ, हिमाचल प्रदेश। सभी साथी बताएं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। कर्नाटक पठार उच्च तीव्रता की भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता। कर्नाटक पठार, कच्छ आता है गुजरात के कॉर्नर पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, ये दोनों तो सीधा सीधा दिख रहे हैं कि हाँ ये तो आते ही होंगे। चलिए निम्नलिखित में भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट। बताएं सभी। रामेश्वरम क्या होगा? रामेश्वरम, ठीक है। चलिए
भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आसाम। आप इसको ऐसे याद रखिए कि भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले बह जाता है पानी से, बारिश से। सबसे ज्यादा सबसे पहले बाढ़ कहां पर आता है? सबसे पहले कहां पर बाढ़ आता है? केरल से आता है, महाराष्ट्र तक पहुंचता है, उत्तर प्रदेश बहाता है, फिर चला जाता है। तो सबसे पहले केरल बहता है, फिर सभी राज्य। याद है? कुछ ना याद रहे तो आपको ये याद रहना चाहिए, बाढ़ जब बरसात का टाइम चालू होता है, बहना कौन चालू होता है? केरल। ठीक है। उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया, ये प्रश्न मैंने करवाया है, बताना जरा। ये प्रश्न मैं करवा दिया हूं, सभी साथी बताएं, पहले भी करवा रखा है। उत्तर प्रदेश विभाजित है, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। बताइए जरा सभी साथी, उत्तर प्रदेश विभाजित किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली। चलिए, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल आपका सभी साथी बताएं, यहां पर सभी साथी यहां पर बताएंगे किससे कौन संबंधित है, किससे कौन संबंधित है। बिरहा किससे संबंधित है? बिरहा अवधि, एक सेकेंड, सभी साथी इस बात को देखें और बताएं